बिहार चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार आज थम गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण में ताबड़तोड़ यहां पर रैलियां की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर शब्दभेदी बाण भी चलाए। दोनों चरणों में योगी ने 33 रैलियां की है और इस दौरान जनता के बीच उनकी दीवानगी भी खास देखने को मिली। ऐसे में योगी मॉडल तेजस्वी और सीएम की कुर्सी के बीच सबसे बड़ा बैरियर बनते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ के धुआंधार प्रचार की ये 4 तस्वीरें देखिए। सिकटी, नरपतगंज, छात्रपुर और बिस्फे विधानसभा में योगी ने एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला भी बोला। ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। जब ये कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। इस दौरान योगी जहां जहां प्रचार करने के लिए गए, जनता के बीच उनकी दीवानगी भी दिखी। सीएम योगी को देखने के लिए कहीं लोग छतों पर चढ़े दिखे तो कहीं उनके समर्थक पेड़ों पर चढ़ गए। बिहार में दोनों चरण के चुनाव में योगी ने कुल 33 रैलियां की है। पहले चरण में 20 रैलियां की तो दूसरे चरण में 13 रैलियां। ऐसे में देखना होगा कि योगी का ये 33 वाला मास्टर स्ट्रोक विपक्ष को सत्ता तक पहुँचने से रोकने में कितना असरदार साबित होता है। इतना ही नहीं, आज सीएम योगी की दीवानगी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जहां पर सीएम रैली के लिए जाते हैं वहां पर बुलडोजर सॉन्ग बजाया जाता है, जिसके बाद जनता झूमने लगती है, पेड़ों पर, छतों पर चढ़ जाते हैं ताकि वो देख सके और सब आई लव बुलडोजर बाबा के नारे भी लगाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार बंद होने से पहले राहुल गांधी ने मोहब्बत वाली सियासत कर डाली है। जी हां, इस बार राहुल ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं खोली, बल्कि अपने शरीर की नसों में मोहब्बत वाला जो खून है उसी को चढ़ा दिया। राहुल ने बीजेपी पर देश तोड़ने का बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी बिहार के सीमांचल में हुंकार भरने गए थे और यहाँ किशनगंज में एक चुनाव सभा में बीजेपी पर देश को तोड़ने का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है। जिस पर अमित शाह ने पलटवार किया है और कहा महागठबंधन को घुसपैठियों से मोहब्बत है। उनके लिए ही तो यात्रा पर निकले थे राहुल बाबा। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते, रोड पर निकले, 15 दिन तक रोड पर निकले। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए। बहरहाल चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। 11 नवंबर को वोटिंग है, 14 को नतीजे आएंगे। देखते हैं बिहार की जनता को किससे मोहब्बत होती है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान अभी नहीं हुआ है, नतीजे अभी आए नहीं, लेकिन आरजेडी के समर्थक ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हो। पटना में तो तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भावी सीएम के पोस्टर्स भी लग गए हैं। हाथों में गुलदस्ता, दिल में तेजस्वी के सीएम बनने की चाहत और बीच सड़क पर भांगड़ा। ये तस्वीरें हैं पटना के तेजस्वी यादव आवास की, जहां समर्थक उनका जन्मदिन मनाने के लिए जुटे। बैंड वाले धुन बजा रहे हैं और समर्थक झूम रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं। मंत्री बना दे। हाँ, जब बना, अरे अब तो बने हुए हैं, अब क्या बनाना है देखते हैं। मतलब एक तेजस्वी या बाकी सब कितना लगा हुआ है, एक हेलीकॉप्टर, 30 हेलीकॉप्टर। भले ही नतीजे नहीं आए, लेकिन आवास के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी को भावी सीएम भी बताया गया है। जब तेजस्वी यादव सहरसा में अंतिम दिन के प्रचार करने के लिए पहुंचे तो समर्थक उत्साहित हो गए। मंच पर ही तेजस्वी ने केक काटा। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन बिहार में चुनाव जीतने की रणनीति और गुणा भाग की जोर आजमाइश लगातार जारी है। बीते दोनों दिनों की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से पटना में लालू प्रसाद के बड़े लाल और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख यानी कि तेज प्रताप यादव की बीजेपी नेता रवि किशन से 2 बार मुलाकात हो गई। दोनों में खूब बातचीत भी हुई और इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि ये मुलाकात महज सहयोग है या फिर बिहार की सियासत का एक नया प्रयोग।
ऐसी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शुक्रवार और शनिवार को लगातार 2 दिन पटना में रवि किशन और तेज प्रताप की मुलाकात हुई। देखिए कैसे दोनों हंस हंस कर बात कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। पहले तेज प्रताप रवि किशन के कान में कुछ कहते हैं, फिर रवि किशन तेज प्रताप के कान में कुछ कहते हैं। काफी देर तक दोनों बात करते हैं और इसके बाद मीडिया के सामने एक दूसरे की जमकर तारीफ भी करते हैं। संजोग से कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गया रवि भाई से। हर हर महादेव, और महादेव का शंखनाद संगे हुई जय। इसके पहले रवि किशन और तेज प्रताप की कभी इतनी गर्मजोशी से मुलाकात नहीं हुई थी। इस बीच तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के करीब आ रहे हैं तेज प्रताप। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव की कृपा बाटी। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। दोनों के हाव भाव और बयानों से तो लग रहा है कि तेज प्रताप बीजेपी के करीब आ रहे हैं। बस इंतजार 14 नवंबर के नतीजों का है, क्योंकि कैमरे में जो कैद हुआ है वो सहयोग की ओर तो इशारा नहीं कर रहा। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम तो 14 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले ही मोहरें बिछनी शुरू हो गई है। लालू के बड़े लाल और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। अब तेज प्रताप की सुरक्षा में CRPF के 11 जवान तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। अब तेज प्रताप की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें 1 या 2 NSG कमांडो, 4 से 5 सशस्त्र पुलिसकर्मी आवास पर, 4 से 5 सशस्त्र पुलिसकर्मी एस्कॉर्ट करेंगे। ये शिफ्ट में काम करेंगे और 24 घंटे सुरक्षा देंगे। तेज प्रताप अपने परिवार से दूर है। पिता लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी यादव से पूरे चुनाव मिले भी नहीं। नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद रवि किशन से उनकी 2 दिन में 2 बार मुलाकात हुई। उसके बाद सुरक्षा बढ़ाने का फैसला भी आ गया। पूरे चुनाव तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन इस बीच बीजेपी के खिलाफ नरम दिखे। बीजेपी के नेता भी तेज प्रताप पर तेजस्वी की तरह अटैक नहीं किया। इस कारण कयास लग रहे हैं कि तेज प्रताप कहीं बीजेपी के करीब तो नहीं जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर थम गया। हालांकि प्रत्याशी अभी भी घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और अब मंगलवार को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की ही तरह दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद है। क्योंकि आखिरी समय तक सभी दलों के दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया। बीजेपी के लिए CM योगी और अमित शाह, JDU के लिए CM नीतीश कुमार, RJD के लिए तेजस्वी यादव, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और जनसुराज के प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मतदाताओं को रिझाने के लिए रोड शो और धुआंधार रैलियां हुई। अब गेंद मतदाताओं के पाले में है। दूसरे चरण में 3,70,13,556 मतदाता 1,302 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें सुपौल से JDU के विजेंद्र प्रसाद यादव, छातापुर से बीजेपी के नीरज कुमार सिंह बबलू, सिकंदरा से RJD के उदय नारायण चौधरी और कुटुंबा से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम शामिल हैं। दूसरे चरण में NDA की ओर से बीजेपी 53, JDU 44, LJP, RV 15, RLM 4 और HM 6 सीटों पर मैदान में है। वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 37, RJD 71, VIP 7, CPI ML 6, CPI 4 और CPM 1 सीट पर लड़ रही है। पहले चरण में मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। उम्मीद है कि दूसरे और आखिरी चरण में भी बम्पर वोटिंग होगी। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के मेयर चुने जाने के बाद से ही लगातार बवाल मचा हुआ है कि कैसे आखिर एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाला शख्स न्यूयॉर्क में अपना दम दिखा रहा है। लेकिन उनकी जीत से यूपी के सपा विधायक का भारत में अल्पसंख्यक PM ना बनने का दर्द भी झलक उठा है। छोड़ दिया। आज हमारी हालत ये थोड़ी होती है, अगर पाकिस्तान न बना होता तो तब हम भी दावेदार हो जाते। दरअसल इस दर्द के पीछे है दिल्ली से 11,750 किलोमीटर दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी का मेयर बनना, जिसके बाद यहाँ भी सपना पलने लगा है। तब हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं हमारे भी। ये चाहत अच्छी है, लेकिन इकबाल महमूद को जरा इन आंकड़ों को भी देख लेना चाहिए। अगस्त 1947 में बंटवारे के बाद भारत की आबादी रह गई 33 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी हुई 6 करोड़। इस दौरान भारत में रह रहे मुस्लिमों की संख्या थी 3 करोड़ 54 लाख,
जबकि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू और सिख थे 1 करोड़ 90 लाख। अब महमूद अखिलेश से पूछे कि सपा कब मुस्लिम सीएम बनाएगी। सपा विधायक इकबाल महमूद के इस विवादित बयान पर बवाल मचना शुरू हो गया है। इस विवादित बयान के बाद वो हिंदू ही नहीं बल्कि अब मुस्लिमों के निशाने पर भी आ गए हैं। बयान इकबाल महमूद साहब जो विधायक हैं उन्होंने दिया है, धर्म के आधार पर इस तरह से वो चाहते हैं कि एक ही धर्म का राज्य हो, ये उनका बहुत निंदनीय बयान है। आगे जो ये सांप्रदायिकता की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री होता है, यहाँ तो जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है, कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। हमारे इलेक्शन में तो पब्लिक को गुमराह करेगा, गुमराह करने वाला बयान है। ये एक मजहबी और संकीर्ण बयान है। इसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि जब आदमी की मजहबी सोच होगी, जब वो वसुधैव कुटुंबकम का मर्म नहीं समझता होगा, तभी इस प्रकार के घटिया बयान दे सकता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कैंडल गैंग के खिलाफ अब मोर्चा खुल गया है। 1-2 नहीं बल्कि यहाँ 8 गांव के लोगों ने गांव की बॉर्डर पर बोर्ड लगा दिया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि गांव में पादरी और पास्टर का आना बिल्कुल मना है। ये उसी मोर्चाबंदी की तस्वीर है। बोर्ड पर चेतावनी में साफ लिखा है, पादरी और पास्टर का आना सख्त मना है। जो धर्मांतरण करने वाले लोगों का यहाँ इस गांव में आना प्रतिबंधित है। अब तक जिले के 8 गांव वालों ने कैंडल गैंग के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस गैंग के खिलाफ ग्रामीणों ने एक सभा भी बुलाई, जिसमें लोगों से ऐसे लोगों को रोकने के साथ ही संवैधानिक अधिकार के बारे में बताया। ग्रामीणों का आरोप है कि पादरी आते हैं और लालच देकर आदिवासियों का धर्मांतरण कराते हैं। पादरी लोग आते हैं और उसके माध्यम से इन लोग ना एक लोभन देके या प्रलोभन देके इनको एक मिसगाइड करके रखने चाहता है। ईसाई धर्म वाले हमारे आदमी को दुनिया भर की प्रलोभन दे करके अपनी धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करवाना चाहते हैं। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ अब पूरा कांकेर युद्ध की तैयारी में है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सलीम और सदातक का इस्लाम से मोहभंग हो गया और इसके बाद उन्होंने सनातन धर्म को ही अपना लिया। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि आने वाले वक्त में सैकड़ों मुसलमान सनातन धर्म अपनाने वाले हैं। ये सलीम हैं, जो पहले कट्टर मुसलमान थे, लेकिन अब इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ इस्लाम को छोड़ सनातन धर्म अपनाया है। विश्व हिंदू शक्ति संगठन के बैनर तले मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपनाए। साधु संतों की मौजूदगी में हिंदू धर्म अपनाने वाले सलीम ने इस्लाम को लेकर कई खुलासे किए। इस्लाम ने हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर रखा है। ये एक सोची समझी साजिश है। आहिस्ता आहिस्ता इस दिमाग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू शक्ति संगठन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। अब इसके तहत दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कई मुसलमान सनातन में वापसी करने वाले हैं। 100 के आसपास एक्स मुस्लिम की गैदरिंग होने वाली है और बहुत सारे सनातनी भी। और हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम प्रदेश को जागरूक करें। राजस्थान में भजनलाल सरकार का बुलडोजर भी फुल स्पीड से चल रहा है। जयपुर में पीले पंजे ने अवैध रेस्टोरेंट को तोड़ दिया, तो साथ ही कार्रवाई के जरिए मैसेज भी दे दिया कि अवैध निर्माण करोगे तो बुलडोजर चलना तय है। दरअसल जयपुर के जोन 1 इलाके में रेस्टोरेंट अवैध रूप से चलाया जा रहा था। रेस्टोरेंट बिना परमिशन और नक्शे के बनाया गया था। जांच करने पर अवैध पाया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से पूरा रेस्टोरेंट जमींदोज कर दिया। जांच में पता चला कि जिस जगह रेस्टोरेंट बना है वो आवासीय भूखंड है और सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जिसे लेकर कई बार शिकायत भी मिली थी। इसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण के डीआईजी ने कार्रवाई का ऑर्डर दिया था। डीआईजी का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर जरा सी भी रियायत नहीं दी जाएगी और आगे भी इसी तरह का एक्शन जारी रहेगा। कार्रवाई में किसी तरह की कोई बाधा न हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। और अब बात अपराधियों पर मोहन फोर्स के ड्रोन स्ट्राइक की। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर में ड्रोन के माध्यम से सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग की जा रही है। एमपी पुलिस के इस हाईटेक ऑपरेशन के अच्छे परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपराधी को पता भी नहीं चलता और इंदौर पुलिस का उन पर एक्शन हो जाता है। देखिए कैसे झुंड के झुंड अपराधी पकड़े जा रहे हैं। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ड्रोन तकनीक की मदद ले रही है। जहां पुलिस का पहुंचना संभव नहीं है, वहां ड्रोन पहुंच रहा है। सुनसान इलाके और शराब की दुकानों के आसपास ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इंदौर पुलिस ने सबसे पहले उन स्थानों का चयन किया जहां अपराध की घटनाएं लगातार हो रही थीं। उसके बाद उन इलाकों में ड्रोन से निगरानी शुरू हुई। अब इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं। पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल से काफी मदद मिल रही है। जरूरत है इंदौर के इस मॉडल को देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जाए।
कभी शौक तो कभी आत्मरक्षा के लिए घरों में हथियार रखने का चलन शुरू हो रहा है। देखिए, रसूखदार इसे प्रेस्टीज से भी जोड़कर देख लेते थे, लेकिन अब यही हथियार कई बार जान के दुश्मन बन जाते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक छात्र ने अपने पिता के पिस्टल से कलीग को ही गोली मार दी। गुरुग्राम के सेक्टर 48 स्थित इसी सोसाइटी में ये घटना घटी है, जहां दो दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त को गोली मार दी, जो अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अस्पताल में गंभीर हालत में उसे एडमिट कराया गया है। गुरुग्राम के इसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद हुआ है। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो बॉक्स में एक मैगजीन और 65 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी छात्र अपने दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था। लौटकर फ्लैट पहुंचने पर किसी बात पर बहस हुई और उसने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से दोस्त को ही गोली मार दी। उत्तर प्रदेश की योगी फोर्स ने ड्रग तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा का कैश भी जब्त किया, जिसे गिनने के लिए पुलिस को नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। ये वही जब्त किया गया कैश है। पुलिस के सामने रखी 500 के नोटों की गड्डियां और दूसरी तरफ नोटों की मशीन से गिनते अधिकारी। दरअसल प्रतापगढ़ में जेल में बंद ड्रग तस्कर का परिवार इस काम में लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश मिश्रा के घर पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने रेड मारी, जिसमें 6 किलो गांजा और आधा किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की गई। जांच में करोड़ों का कैश भी बरामद हुआ। ये कैश जो इनके पास आता था वो ड्रग की डीलिंग में ही जो पैसा आता था, ये वही पैसा था जो इनके पास रखा हुआ। उत्तर प्रदेश में आतंकी मंसूबे जो है वो पालने वालों की अब बिल्कुल खैर नहीं। योगी फोर्स पिछले 72 घंटों में 3 संदिग्ध आतंकवादियों पर यहां शिकंजा कस चुकी है, जिनके तार सीधे तौर पर आतंकियों से जुड़े हुए थे। आदिल और बिलाल के बाद यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और ये तीनों खतरनाक प्लान पर काम कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ये तीनों अपने प्लान में कामयाब हो पाते, योगी फोर्स ने इन पर शिकंजा कस दिया और अब तीनों सलाखों के पीछे हैं। सहारनपुर से नोएडा तक दंगा फैलाने का मंसूबा पाले ये संदिग्ध आतंकी खौफनाक प्लान पर काम कर रहे थे। एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। उस पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाली किताबें छापने और विदेश से हवाले के जरिए करोड़ों रुपए लेने का आरोप है। फरहान तुर्की और जर्मनी से आए लोगों को अवैध ठिकाना देता था। विदेश से हवाला के जरिए 11 करोड़ रुपए लिए। इन पैसों का इस्तेमाल मदरसों और मस्जिदों के लिए जमीन खरीदने में किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा और पंजाब में जमीन खरीदी। फरहान धार्मिक किताबें छपवाता था, जिसका मकसद धार्मिक उन्माद फैलाना, 2 समुदायों के बीच विवाद खड़ा करना था। लेकिन फरहान ये भूल गया था कि ये यूपी है, यहाँ दंगे का मंसूबा पालने वाले को योगी छोड़ते नहीं है। दुनिया के कई देशों को दहलाने वाला आईएसआईएस भारत में दहशतगर्दी पैदा करने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। गुजरात एटीएस ने बगदादी ब्रिगेड के इस मंचे पर पानी फेरते हुए उसकी बड़ी प्लानिंग को पूरी तरह से फेल कर दिया। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और ये आतंकी सिर्फ गोली बारूद वाली ही नहीं, बल्कि जहर के जरिए मास किलिंग की भी तैयारी में थे। लेकिन समय रहते इन तीनों दहशतगर्दों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से मोहम्मद सुहेल और आजाद सुलेमान यूपी के लखीमपुर खीरी और शामली से है, जबकि तीसरा आतंकी डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद हैदराबाद का है। आतंकी डॉक्टर अहमद सैयद को अडाला टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी दोनों को बनासकांठा से हिरासत में लिया गया, जिनसे हथियार भी मिले हैं। डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है। लेकिन कैस्टर ऑयल की बरामदगी ने होश उड़ा दिए हैं। तो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे। यानी इनके 2 मकसद थे, पहला हथियारों की डिलीवरी और दूसरा जहर का सामान जुटाना। लेकिन समय रहते गुजरात एटीएस ने बगदादी ब्रिगेड के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकियों के मददगारों पर शामत आ गई। लगातार दूसरे दिन भी ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी मिली थी कि जेल में बंद और पीओके में बैठे आतंकियों के रिश्तेदार बडगाम, कुलगाम और शोपिया जैसे दूर दराज के इलाकों से उनके संपर्क में हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस विंग और पुलिस की टीमें एक्शन में आ गईं और एक साथ घाटी के 5 जिलों पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम में ताबड़तोड़ छापेमारी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आतंकियों के मददगारों के घरों की तलाशी ली जा रही है। एक सामान चेक किया जा रहा है, क्योंकि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भारत में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है।
आतंकवादी मॉड्यूल में पहचाने गए संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जो आतंकवादी समूहों में भर्ती के उद्देश्य से आतंकवाद और कट्टरपंथ का महिमा मंडन कर रहे हैं। इस दौरान जब्त किए गए डिवाइसों की फॉरेंसिक जांच होगी और डाटा निकालकर उसे एनालाइज किया जाएगा। साथ ही संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस की भी जांच होगी। मतलब अब घाटी में आतंकियों की मदद करने वालों की खैर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आने वाले पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया और अब कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद देने की तैयारी चल रही है, जिसका जिम्मा भी आसिम मुनीर को ही दिया जाएगा। शहबाज से मिले इस गिफ्ट के बदले अब आसिम मुनीर भी रिटर्न गिफ्ट देने की पूरी तैयारी कर रहा है और वो रिटर्न गिफ्ट टूटा पाकिस्तान हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। एक तरफ अफगानिस्तान से पीस मीटिंग फेल होने के बाद वॉर का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान ने जंगी ऐलान कर दिया है। वहीं तहरीक के तालिबान ने पाक चौकियों पर कब्जा तेज कर दिया है। तहरीक ए तालिबान ने बन्नू स्थित पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर कब्जा कर लिया है। टीटीपी लड़ाकों ने चौकी पर कब्जे के बाद हथियार और गोला बारूद लूट लिए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। रिपोर्ट है कि चौकी पर कब्जा होते ही पाक सैनिक भाग खड़े हुए। एक के बाद एक चौकियों पर कब्जा बता रहा है कि टीटीपी के लड़ाके मुनीर आर्मी के लिए चुनौती बन गए हैं। टीटीपी की तरह टीएलपी ने भी वीडियो जारी कर मुनीर ब्रिगेड को वार्निंग दे दी है। इस्लामाबाद के अंदर ही तहरीक के लब्बैक के 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पाक सेना ने मार दिया था, जिसके बाद अब बदला लेने के लिए टीएलपी ने हथियार उठा लिए हैं। पाकिस्तान आज खुद के बुने जाल में फंस चुका है। टीएलपी को पाकिस्तान सेना ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए खड़ा किया था, लेकिन अब वहीं उसकी कब्र खोद रहा है। शहबाज मुनीर बहुत जल्द ही टूटता पाकिस्तान देख सकते हैं, तो वहीं अफगानिस्तान ने मुनीर एंड आर्मी को तबाही का ट्रेलर दिखा ही दिया है, जिसे लेकर पूरा पाकिस्तान इस वक्त खौफजदा है, क्योंकि जो हथियारों का जखीरा अफगान सेना ने दिखाया वो पाक की तबाही का सामान है। इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता में भले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दबाने की कोशिश की, लेकिन अफगान सेना ने बता दिया कि वो झुकने वाला नहीं है और जरूरत पड़ने पर इतिहास दोहरा देंगे। और मिसाइलों का ये जखीरा उसी का ट्रेलर है। मिसाइलें, फाइटर जेट्स, बख्तरबंद गाड़ियां और करीब 3 लाख अफगानी सैनिक रेडी है। पाकिस्तान की एक गलती और मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट्स तक इस्लामाबाद में तबाही मचा देंगे। पीस मीटिंग के बाद अफगानी मंत्री नूरी साफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के सब्र की परीक्षा न ले, क्योंकि पंजाब और सिंध प्रांत बहुत करीब है। डुरन लाइन के करीब पाकिस्तान एक के बाद एक हिमाकत कर रहा है। शांति वार्ता के बीच भी पाक दगाबाजी से बाज नहीं आया। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, जहां पर टीटीपी के हमलों के बाद मुनीर सेना बौखलाई हुई है। लगातार टीटीपी पाक सेना को निशाना बना रही है और इसी बौखलाहट के बाद मुनीर आर्मी के टॉर्चर का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर पश्तून लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार करते ये पाक सैनिक हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि 2 पाक सैनिक एक पश्तून लड़के को पकड़कर पीट रहे हैं। उसे बचाने के लिए 2 लोग आगे आते हैं तो उन्हें भी पीटा जा रहा है। सैनिक लड़के से राशन की पोटली छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़का देने से इनकार कर रहा है। लेकिन पाक सैनिकों के सामने उसकी एक नहीं चलती और वो पोटली छीनकर अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। लड़का और उसके परिजन पाक सैनिकों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून समुदाय को लगातार धमकियां और परेशान किए जाने के वीडियो सामने आते रहते हैं। टीटीपी इलाके से पाकिस्तान को खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान इलाका छोड़ना नहीं चाहता। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल आफरीदी भी आरोप लगा चुके हैं कि पश्तून से जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?